Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is vector spaces. तो वेक्टर स्पेस डिस्कस करने से पहले या डिफाइन करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ और बेसिक फंडामेंटल्स पता होनी चाहिए। जैसे हमें वेक्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमें रिंग्स जो आपने पढ़े हैं, रिंग्स आपने पढ़े हैं, ग्रुप्स पढ़े हैं, आपने एबिलियन ग्रुप्स पढ़े हैं, फील्ड्स पढ़े हैं आपने, तो उनके मुतालिक आपको नॉलेज होनी चाहिए जो आपने पढ़े हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपने डिफरेंट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। तो मेरे ख्याल से थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ सेमेस्टर में आपने पढ़े होंगे, ग्रुप्स पढ़े होंगे, कम्यूटेटिव ग्रुप्स पढ़े होंगे, आपने ये रिंग्स पढ़े होंगे, फील्ड्स पढ़े होंगे, इंटीग्रल डोमेन पढ़े होंगे। तो उनके आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो तब जाके आपको अच्छी तरह से वेक्टर स्पेस समझ होनी चाहिए और वेक्टर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे वेक्टर्स की, वेक्टर्स जो है बेसिकली वेक्टर्स, अगर हम बात करेंगे वेक्टर्स की, वेक्टर्स हैं वेक्टर्स अगर हम डिफाइन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी those physical quantities which have magnitude as well as direction are called वेक्टर्स यानी जिनको मैग्नीट्यूड मीन जिनको हम मेजर भी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड मीन जिनको हम मेजर कर सकते हैं, एंड डायरेक्शन अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल आपको वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तभी जाके हम वेलोसिटी ऊपर वेक्टर मीन वेलोसिटी, क्योंकि हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ a car is 70 kilometers per hour from a point A to a B, from श्रीनगर टू जम्मू, या फ्रॉम बारामूला टू श्रीनगर, यानी डायरेक्शन हम साथ देते हैं। हम इस तरह से कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए कार इज, हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए कार इज 70 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम, लिख सकते हैं फ्रॉम 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 बारामूला टू श्रीनगर, फ्रॉम बारामूला टू श्रीनगर। तो यहाँ पे जब आप दो चीजें हैं, जो ये 70 किलोमीटर पर आवर है, ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये आपको मैग्नीट्यूड दिखाता है, यानी स्पीड दिखाता है कार कितनी तेज जा रही है। और जो फ्रॉम बारामूला टू सोपोर, आपको बारामूला टू सोपोर यहाँ पे है, बारामूला टू श्रीनगर, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखाती है फ्रॉम बारामूला टू श्रीनगर। तो ये जो है, ये चीज फ्रॉम बारामूला टू डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन दिखाता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, उनको हम बोलेंगे वेक्टर्स। इसी तरह से एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं, ये भी आपको वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी तरह से बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मैग्नीट्यूड भी होगा, वो आप खुद देख सकते हो, डायरेक्शन भी होगा, तो वो उनको हम बोलेंगे वेक्टर्स, ठीक है ना। तो अब जाके स्केलर्स क्या होते हैं, स्केलर्स पहले ये थोड़ा बहुत आपको जरूरी समझना है अगर आपको अच्छी तरह से वेक्टर स्केलर्स 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 वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको खाली मैग्नीट्यूड ही होता है। स्केलर्स हैविंग फिजिकल क्वांटिटीज, मैं सारा नहीं लिख लेता हूं, आप नोट कर लो। स्केलर्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, या आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड और नोन एज स्केलर्स, या स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल मास, जो मास है, मास ये मैग्नीट्यूड है, मास जो ये मास है मैग्नीट्यूड ही है, बस ये स्केलर है। मास आप केजी में ले सकते हो या ग्राम्स में ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप
आप थोड़ी किसी शॉप पे जाएंगे और उसको कहेंगे मुझे 2 kg आप कोई चीज़ दे दो और डायरेक्शन साथ लाओगे। डायरेक्शन को तो वहाँ पे कुछ नहीं, आप चीज़ें लाओगे, आप सब्जी लाओगे, केजी में आप लाओगे, वो तो वहाँ पे डायरेक्शन मास के लिए नीड नहीं करना है। सो यही होते हैं स्केलर्स, ये होते हैं स्केलर्स। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से लेंथ, लेंथ आप मेजर करोगे, वहां पर आप डायरेक्शन नहीं देखोगे, तो लेंथ भी है स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से एरिया, एरिया मेजर करोगे तो डायरेक्शन को क्या करना है, तो एरिया जब हम इन जनरली एरिया हम लेते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो कभी कभी एरिया यहाँ लेंथ हम जब आप हम ये इलेक्ट्रिक करंट वगैरह पढ़ते हैं तो वो आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ पे फिजिक्स थोड़ी पढ़नी है, तो वहाँ पे हम कभी कभी एरिया वेक्टर भी लेते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर स्केलर, बेसिकली लेंथ, मास एंड एरिया, दी आर स्केलर्स। इसी तरह से टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर आप देखोगे, टेम्परेचर टेम्परेचर भी आपको है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो आपको आप पहली चीज समझ आ गई है, वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनका डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। और आपने देखा स्केलर्स वो क्वांटिटी हैं जिनका खाली मैग्नीट्यूड ही होता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया है, तो वेक्टर क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर वो होते हैं जिनका खाली मैग्नीट्यूड ही होता है। तो अगर हम वेक्टर्स लेंगे, वेक्टर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। 2D वेक्टर्स होते हैं जिनके 2D वेक्टर्स या प्लेनर वेक्टर जिनके 2 ही डायमेंशन होते हैं। इस तरह से अगर यहाँ पे मैं आप देखोगे, दिस इज यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन है और ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो है ये, जो जब हम वेक्टर लेते हैं ऑरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं, और जो जब आप ऑरिजिन से स्टार्ट करोगे, ऑरिजिन पे यूजुअली आप टेल ऑफ द वेक्टर देते हो, टेल यानी जहां से स्टार्ट होता है, और जो यहाँ जिस पे पॉइंट करता है यहाँ पे इसको हम हेड बोलते हैं, हेड ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पता है दिस इज एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ पे वेक्टर को आपको यहाँ पे अगर आपको वेक्टर वेक्टर की पोजीशन बतानी हो तो आपको दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ते हैं। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल ओ ए, ये एक्स एक्सिस की तरफ आपको कितना मूव हुआ है। बाद में इस तरह से यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पी है, ए पी यानी ए पी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते ओ ओ बी, यानी वाई एक्सिस की तरफ कितना, पहले एक्स एक्सिस की तरफ कितना गया है, फिर वाई एक्सिस की तरफ जिस तरह आप पॉइंट प्लॉट करते हो तो एग्जैक्ट पोजीशन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं लूंगा यहाँ पे एक्स एंड वाई, एक्स एंड पी के कोऑर्डिनेट्स, एक्स यानी ओ ए इज एक्स, यानी पहले एक्स की तरफ एक्स गया है, यानी अगर आप ले लोगे 2 मीटर 3 मीटर ये ओ है कुछ कोई डिस्टेंस, फिर ओ बी ऊपर कितना गया है, यानी पी ए ऊपर, बाद में ये ऊपर गया, पहले यहाँ पे ये गया है ओ ए तक, बाद में थोड़ा ऊपर गया है और इस पोजीशन पे ये आ गया है पी पे, ठीक है ना। तो ये ओ बी फॉर एग्जांपल वाई है, ठीक है ना। तो जो ये पॉइंट पी एक्स वाई है, तो यहाँ पे जो ये वेक्टर ओ पी है, वेक्टर ओ पी, वेक्टर ओ पी, वेक्टर ओ पी, वेक्टर वेक्टर ओ पी जो है, तो इसको हम दो कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से लिख सकते हैं। पहले हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, एक्स आई, यानी पहले ये एक्स एक्सिस की तरफ कितना यूनिट गया है, एक्स यूनिट्स। आई लेते हैं हम डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, इसकी इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये आपने वेक्टर्स पढ़े होते हैं। प्लस यहाँ पे हम लेते हैं फिर वाई एक्सिस की तरफ वाई जे, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जे इज आई इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, J is a unit vector along y axis and K is a unit vector along z axis। ये आपने पढ़ा, यूनिट वेक्टर मीन्स इनके मैग्नीट्यूड्स जो होते हैं, I का मैग्नीट्यूड जो होता है वो J का मैग्नीट्यूड होता है, वो K का मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। यूनिट वेक्टर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन, यानी अगर मैं एक्स आई लूंगा मीन्स जो ये है ये डायरेक्शन है, ये टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, वाई जे जी मीन्स इट इज अलोंग वाई एक्सिस। अगर के किसी को आएगा तो वो इतने यूनिट से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई आपको ओ पी इज इक्वल टू 2i + 3j,
3j मीन ये एक्स एक्सिस की तरफ टू यूनिट्स गया है और वाई एक्सिस की तरफ 3 यूनिट्स गया है। ठीक है ना। तो आप रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं ये वेक्टर, तो यहाँ पे देखो इसको हम बोलेंगे दो डायमेंशन हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसको हम इस तरह से भी जो ये ओपी वेक्टर है आपका, ये है 2D वेक्टर, 2D वेक्टर क्योंकि दो डायमेंशन है, 2D वेक्टर, 2D वेक्टर। अब यहाँ पे इस तरह से एक और चीज आप याद करोगे, फॉर एक हम और एक तरीके से भी ये वेक्टर लिख लेते हैं। यहाँ आप इस तरह से लिखो, मैंने बोला है आपको ये तीन चीजें याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे along x y एंड z, along x एक्सिस आप यूनिट वेक्टर i लेते हो, along y एक्सिस आप j लेते हो और along z एक्सिस आप k लेते हो। ठीक है ना। तो जब मैं किसी वेक्टर को मुझे लिखना होता है तो मैं देखता हूँ वो एक्स एक्सिस की तरफ कितना गया, बाद में वाई एक्सिस की तरफ कितना गया है, बाद में जेड एक्सिस की तरफ कितने यूनिट्स गया है, तो हम वो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो और एक मेथड है हमें रिप्रेजेंट करने का। तो इसी वेक्टर को फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेक्टर लेता हूँ इस तरह से, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता है किस तरह से डालने हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे कोई वेक्टर है ओपी, ओपी यहाँ पे है ओपी। अब मुझे देखना है पहले एक्स एक्सिस की तरफ मैं कितना गया हूँ। तो एक्स एक्सिस की तरफ 1 यूनिट 2 यूनिट, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर आप पी से ड्रा जब आप करोगे, पी से जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इस तरह से ड्रा करना है एक। तो यहाँ पे दिस मीन आप कितने यूनिट्स गए हो एक्स एक्सिस की तरफ, यहाँ पे देखो आप गए हो 2 यूनिट्स, 1 2 2। ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस की तरफ 2 और वाई एक्सिस के ऊपर नहीं नीचे आप आ गए हैं, ऊपर तो वाई पॉजिटिव नीचे है, 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट देखो। तो y की तरफ आप 3 यूनिट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखोगे x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज -3। तो इसको मैं इस वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी मैं आपको अच्छी तरह से समझ, वेक्टर ओपी को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वेक्टर ओपी इज इक्वल टू एक्स एक्सिस की तरफ पहले 2 यूनिट्स इनटू यूनिट वेक्टर आई प्लस फिर वाई एक्सिस की तरफ कितने यूनिट हैं, -3 यूनिट्स क्योंकि आप नीचे आ गए हो, -3 इंटू जे। इस तरह से या इसको मैं और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, इसी वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, तो यहाँ पे इस तरह से मैं लिखूंगा इज इक्वल, पहले एक्स एक्सिस की तरफ ये कितने यूनिट गए हैं, वो है 2 यूनिट्स, फिर वाई एक्सिस नीचे वाई एक्सिस की तरफ 3 यूनिट्स। तो इस तरह से यानी इस वेक्टर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2 -3 भी लिख सकता हूँ, 2i-3j, या इसको मैं इस तरह से इस जो ये वेक्टर ओफ में है इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक्स एक्सिस की तरफ गया है 1 2 यूनिट्स, तो पहले लिखो 2, फिर वाई एक्सिस की तरफ कितने यूनिट्स, 1 2 एंड 3 क्योंकि नीचे है, ऊपर वाई पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट्स टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ पे -3। इस तरह से भी इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये है 2D क्योंकि x और y है, दिस इज 2D वेक्टर, 2D वेक्टर। तो ये 2D वेक्टर आप इस तरह से भी नोट करते हो मैट्रिक्स फॉर्म में, ये है मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप कोई वेक्टर आ गया, पहले आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट इसकी एंट्री है ये है अलोंग एक्स एक्सिस, सेकंड एंट्री है इसका मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस, अगर थर्ड एंट्री आएगा वो आएगा इसका मूवमेंट अलोंग जेड एक्सिस। जितने डायमेंशन हो यहाँ पे 2D मीन 2 डायमेंशन, 2D क्योंकि दो यहाँ पे 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन यानी 2D, यानी एक्स एंड वाई आपको 2 डायमेंशन है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। अब अगर हम 3 डायमेंशन लेते हैं, अगर हम 3 डायमेंशन लेंगे, अब अगर मैं 3 डायमेंशन लूंगा, 3 डायमेंशन में एक वेक्टर लूंगा, फॉर एग्जांपल ओपी है एक वेक्टर इन 3 डायमेंशन जब आएगी तो स्पेस का कंसेप्ट आता है, यानी वो स्पेस में होता है।
टू डायमेंशन मीन्स प्लेन, जिस तरह से ये बोर्ड है, पहले यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, तो ये प्लेन है, बोर्ड मीन्स प्लेन, यहाँ पे यहाँ ग्राउंड है। अब थ्री डायमेंशन जब आएंगे, पहले ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ऊपर आप एक कोऑर्डिनेट जाओगे तो स्पेस में पहुंचोगे। तो 3D मीन्स स्पेस, एक्स वाई एंड जेड, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ऊपर जब आप जाओगे या नीचे जाओगे तो आप स्पेस में पहुंचोगे। तो वहां पे हम स्पेस, इसको स्पेस वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओपी मैंने लिया है 3 डायमेंशनल वेक्टर, 3 डायमेंशन इसके। अब मैं डायमेंशन देखूंगा, पहले मैं एक्स एक्सिस की अगर देखूंगा इसके डायमेंशन क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे है इसका जो पी का एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स की तरफ कितने यूनिट्स गए हैं, 3 यूनिट्स, ठीक है ना। अगर आप अब अगर आप इसी तरह से इसको नीचे लाओगे, वाई एक्सिस की तरफ, मुझे देखना है वाई एक्सिस की तरफ इसके कितने यूनिट्स हैं, ठीक है ना। तो इसको नीचे इस तरह से, अब यहाँ पे जो ये 3 डायमेंशन में वेक्टर हैं, तो हो सकता है अच्छी तरह से आपको समझना। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एक क्यों, किस प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, ये एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर, पी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और ये है एक्स वाई प्लेन, आपको बोर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा इस तरह से करना है, इस तरह से, बिल्कुल मैं इस तरह से आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ फॉर एग्जांपल पी डैश, तो इससे यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे इनको ज्वाइन करूंगा, दिस मीन्स ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब दिस मीन्स जो ये y की तरफ गया है 2 यूनिट्स, देखो यहाँ पे y की तरफ ये 2 यूनिट्स गया है, तो यहाँ पे गामा 2, और z एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे z एक्सिस की तरफ फिर से 2 यूनिट्स गया, ठीक है ना। ये तो 3 डायमेंशन में है, आपको इमेजिन करना है x एक्सिस की तरफ कितना गया है, y एक्सिस की तरफ कितना गया है, और z एक्सिस की तरफ कितना गया है, तो 3 कोऑर्डिनेट आएंगे। तो इस वेक्टर ओपी जो है, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 3 x एक्सिस का यूनिट वेक्टर i प्लस 2j प्लस फिर से 2k, या मैट्रिक्स फॉर्म में जब अब मैं इसको लिखूंगा, इसी वेक्टर को जब मैं मैट्रिक्स फॉर्म में डालूंगा, इसी वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में डालूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक मैट्रिक्स इस तरह से, कॉलम मैट्रिक्स। पहले एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, एक्स एक्सिस की तरफ 2 गया है, वाई एक्सिस की तरफ फिर से 2 गया है, और जेड एक्सिस की तरफ 2 गया है, तो ये है ओपी। तो यहाँ पे इस तरह से ये ओपी को आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ ओपी इस तरह से भी आप लिख सकते हो, एक्स 2 3 2 2, और यहाँ पे आई जे लिखने की जरूरत नहीं है, मीन्स यहाँ पे आपको पता है ये मूव हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स, अलोंग वाई एक्सिस 2 यूनिट्स, अलोंग जेड एक्सिस 2 यूनिट्स, तो इनको हम बोलेंगे 3D वेक्टर, 3D वेक्टर, ये है 3D वेक्टर, ये है 3D वेक्टर, यानी यहाँ पे 3 डायमेंशंस, 3D मीन्स आपको 3 डायमेंशंस, यहाँ पे आपको 3 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। तो ये है 3D वेक्टर्स। 3D वेक्टर को हम यूजुअली बोलते हैं स्पेस वेक्टर, स्पेस वेक्टर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेस वेक्टर, ठीक है ना। अब देखो, अब हम थोड़ा बहुत इसमें, तो अब आपने जाना वेक्टर्स क्या होते हैं, 2D वेक्टर क्या होता है, 2 डायमेंशनल वेक्टर या 3 डायमेंशनल 3D वेक्टर क्या होता है। तो वी कॉल्ड कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स एज ए वेक्टर स्पेस, कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स को हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस। तो बाद में मैथमेटिकल डेफिनेशन वो अलग है, तो उसके लिए अभी टाइम है। तो वी कॉल्ड, आप नोट कर सकते हो, कॉल्ड, तो इस तरह से मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। वी कॉल्ड कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स एज ए वेक्टर स्पेस, यानी कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस। नाउ वेक्टर्स आपको होते हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हो सकते हैं, या 3D वेक्टर्स हो सकते हैं जिनके 3 डायमेंशन, कभी 4D वेक्टर्स भी हो सकता है, 5D वेक्टर्स भी हो सकता है। तो डायमेंशंस बहुत सारे हो सकते हैं डायमेंशंस। तो यहाँ पे वी कॉल्ड ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन, प्लेन के लिए आपको कितने डायमेंशंस की जरूरत पड़ते हैं, एक्स और 2D, उनको हम बोलते हैं
2D vector space. We called all vectors in a plane as a 2D vector space. We called all vectors in a space. Space के लिए आपको कितने, प्लेन के लिए आपको 2 डायमेंशन की जरूरत होती है, स्पेस के लिए आप 3, x y और ऊपर वाला z. तो वी कॉल्ड ऑल वेक्टर्स इन स्पेस एज ए 3D वेक्टर स्पेस. उसको हम बोलते हैं 3D वेक्टर स्पेस. अब अगर फॉर एग्जांपल आपको तो ये है 2 डायमेंशनल. दिस इज, कभी कभी यहाँ पे हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है 10 डायमेंशनल स्पेस, 10 डायमेंशनल स्पेस या 10 वेक्टर स्पेस. तो यहाँ पे अगर ये है 10 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर मुझे इसमें वेक्टर लेना है, फॉर एग्जांपल इसमें मैं कोई वेक्टर लूंगा v, तो वो डिपेंड करेगा जिस तरह से वहां पे होता था 2D में 2 कोऑर्डिनेट्स x एंड y, 3D में 3 कोऑर्डिनेट्स x y एंड z. तो यहाँ पे आएगा इसके 10 कोऑर्डिनेट्स, v1 फॉर एग्जांपल, v2, v3 सो ऑन अप टू v10. अगर अनदर वेक्टर में लूंगा इस तरह से 10 डायमेंशन में w कोई, मीन इसके 10 कोऑर्डिनेट्स होंगे 10 डायमेंशन में, w1 w2 सो ऑन अप टू w10. ठीक है ना, 10 डायमेंशंस इसके होंगे. तो इसके 10 अगर मुझे इनका ऐड करना होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स v प्लस w, इन दो वेक्टरों को ऐड करना है. तो इनके देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज x कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट, p कोऑर्डिनेट p, इस तरह से बहुत से. तो यहाँ पे v1 प्लस w1, v2 यानी इनके कोऑर्डिनेट्स प्लस w2 सो ऑन अप टू, इसी तरह से आएगा v10 प्लस w10. बाद में आपको पता है किस तरह से, जिस तरह से आपको फॉर एग्जांपल अगर 3D में है कोई वेक्टर है 3D में, फॉर एग्जांपल इन 3D अगर v है आपका, मीन्स v है आपका इस तरह से है, v इज इक्वल 2 3 1, ये कोई वेक्टर है v इन 3D. तो इसको रिप्रेजेंट आप इस तरह से भी कर सकते हो, 2i प्लस 3j यानी y एक्सिस की तरफ j प्लस 1 इंटू k यानी 1k. या इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप लिखोगे, इसी वेक्टर को आप मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखोगे 2 3 1. इसी तरह से इसको आप लिख सकते हो. अगर आपको ये लिखना होता है तो v1i v2j v3k एंड v4, वो जो भी यूनिट वेक्टर्स वो वहाँ पे उन डायमेंशंस में होंगे, वो उसी तरह से उस वक्त डिफाइन किए होंगे. तो यहाँ पे ये हम बोलते हैं एडिशन ऑफ, यहाँ पे इस तरह से हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं. यानी x कोऑर्डिनेट के साथ y कोऑर्डिनेट के साथ z कोऑर्डिनेट के साथ हम ऐड करते हैं. ठीक है ना. इसी तरह से तो एडिशन मैंने बोला. अगर मुझे है एक टर्म स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स मीन्स हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीपल, स्केलर क्वांटिटी से या किसी नंबर से, फॉर एग्जांपल नंबर से अगर मैं 2 लूंगा अकेला तो ये स्केलर है 2, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं है. 3 लूंगा मैं अकेला, ये स्केलर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं है. पाई लूंगा मैं अलग ही, ये स्केलर है, इसकी डायरेक्शन नहीं है. वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, इसकी खाली मैग्नीट्यूड ही हो. ठीक है ना. तो ये स्केलर है. इस तरह से मास लूंगा मैं 10 kg, स्केलर है. ठीक है ना. तो लेंथ लूंगा मैं 100 मीटर, स्केलर है, खाली इनकी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. तो यहाँ पे जब हम इसी स्केलर से फॉर एग्जांपल यूजुअली ये नंबर्स होते हैं, देखो यहाँ पे 100 है, 10 है, 5 है, 3 है, 2 है, इनसे जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर्स, तो हम कहते हैं स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स. इस तरह से फॉर एग्जांपल कोई स्केलर है c इंटू v, तो फॉर एग्जांपल c इंटू v, अभी मैंने c इसी तरह c इंटू v कोई वेक्टर है जिसके 10 डायमेंशन वेक्टर मैंने अभी लिया था, वही मैं लेता हूँ v1 v2 यानी इसके कोऑर्डिनेट 10 v10. तो ये क्या है, c जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आप c जब इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, ये हर एक कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट जितने भी डायमेंशन हो सबको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये आएगा c v1 c v2 c v10. इन्हीं को हम बोलते हैं स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स. व्हेन वी मल्टीप्लाई
स्केलर्स टू ए वेक्टर, तो रिजल्ट इज, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स। प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग स्केलर्स टू द वेक्टर्स इज नोन एज स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स। तो ये है स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स, यानी हम यहाँ पे स्केलर, सी स्केलर, स्केलर कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी से हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वेक्टर है, मुझे v इज इक्वल टू इस तरह से 2 3 4, यानी 2i प्लस 3j प्लस 3k। अगर मैं 3 इंटू वी लूँगा तो यहाँ पे 3 इंटू 2 3 4, ये हो जाएगा हर एक को मल्टीप्लाई, ये आएगा 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, इस तरह से यहाँ। और जब आप लिखोगे तो आएगा 6i प्लस 9j प्लस 12k। तो इससे क्या होता है, इसी के से मल्टीप्लाई करके वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंक्रीज होता है। वेक्टर क्या जो ये डायरेक्शन तो सेम रहते हैं वहां पे, मगर मैग्नीट्यूड इसका इंक्रीज होता है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। तो और एक चीज मैं बोलूंगा, मैग्नीट्यूड अगर आपको वेक्टर के निकालना होगा, कोई वेक्टर है i इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, मैग्नीट्यूड सॉरी स्टूडेंट्स, कोई बुला रहा था मैंने उसको आंसर दिया। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के, अगर उसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ये है मैग्नीट्यूड हम मॉड में लिखते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट जेड स्क्वायर। सिंपल है निकालना। अगर आप 2D में जाओगे, 2D में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे आपको इसका मैग्नीट्यूड जो मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, जो ये OP है आपका OP, इसकी आप लेंथ निकालोगे, उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे अगर आपका y है, तो सीधी सी बात है, अगर ये ट्रायंगल आप ले लोगे, ट्रायंगल सपोज OP स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, PN किसके इक्वल है, PN स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस OP जो है OP स्क्वायर इज इक्वल टू ON इज एक्स स्क्वायर प्लस देखो PN है OY, अभी यहाँ पे PN, यहाँ पे मैं Y लेता हूँ, यहाँ पे y है और यहाँ पे आपका m है, m pn जो है pn है बराबर OM किसके हैं y, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ y स्क्वायर। तो अगर मुझे OP निकालना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो जब मैं अब ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड इस तरह से, जो अगर पहले वाला वेक्टर आप देखोगे, मेरे कहने का, जब आप स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स करोगे, डायरेक्शन तो वही रह जाएगी, मगर मैग्नीट्यूड आपका जो है मैग्नीट्यूड वो इंक्रीज हो जाएगा, ये मुझे आपको समझाना है। तो वेक्टर मैंने लिया था, बेसिकली वेक्टर मैंने लिया था 2 3 एंड 4। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा v, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, तो i का कोफिशिएंट 2 है, j का 3 है, k का 4 है, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16। तो यह आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 9 इज 29। और जब मैंने आपको 3v लिया, 3v यानी इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया आपको बन गया ये 3 से 6 9 12। जब आप फिर से इसका मैग्नीट्यूड 3v का निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ आपको, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 12 स्क्वायर इज 144। तो देखो आप खुद ही देखो, यहाँ पे आपको जो मैग्नीट्यूड है इसका इंक्रीज हुआ है मैग्नीट्यूड। तो स्केलिंग करने से आपके डायरेक्शन जो है तो वो तो सेम रह जाते हैं, मगर मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड आपको इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, स्केलिंग से वेक्टर को क्या फर्क था, यानी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर यहाँ पे वेक्टर OP होगा, इस जो v आपने लिया था VE, तो दूसरा वेक्टर जो 3v है वो इससे बड़ा इन लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, आगे चल के आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी रिंग्स के मुतालिक रिवाइज करूंगा जो आपने पढ़े हैं,
रिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या होता है, डिवीजन रिंग क्या होता है, फील्ड क्या होता है। बाद में आगे चल के हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन अच्छी तरह से लिखेंगे और वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे। तब जाके आपको अच्छी तरह से आपको इसको, या आपको इन द रियल सेंस भी समझ आ जाएगा हम वेक्टर स्पेस क्यों पढ़ते हैं। ये नहीं कि आप बस खाली क्वेश्चन करने बैठो तो समझ कुछ नहीं आता है। ये वेक्टर स्पेस है, ये रिंग है, ये फील्ड है, आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस इन द रियल एप्लीकेशन पता नहीं ये कहाँ पे जरूर रखते हैं, तो कुछ फायदा नहीं। इसलिए मुझे फिर इसका बेसिक समझाना पड़ा। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वेक्टर स्पेस क्या होता है।